Good morning, students. Yes, join the class. क्लासरूम में स्टूडेंट स्ट्रेंथ बढ़ चुका है. गुड मॉर्निंग गौतम. गुड मॉर्निंग वैष्णवी. गुड मॉर्निंग रघुवीर. गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग निकिता. नंबर ऑफ स्टूडेंट बढ़ चुका है. 102 बच्चे हो चुके हैं. ओके, देखते हैं हमारा रेशियो कितना जाता है लाइव क्लास अटेंड करने वाले बच्चों का. सिर्फ जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, जो सिंसियर है अपनी पढ़ाई को लेकर, मुझे रेगुलर वही बच्चे नजर आते हैं क्लास में. गुड मॉर्निंग वैभव. गुड मॉर्निंग भव्या. गुड मॉर्निंग नवन. होप इट विल गो फर्स्ट. ओके, यस, मैं बता रही हूँ सिर्फ कुछ 45 समथिंग बच्चे हैं जो सिंसियर हैं, जो पंक्चुअल हैं. क्लासेस में भी आप जब उन्हें पढ़ाते हो तो उनकी पंक्चुअलिटी नजर आती है, उनकी सिंसियरिटी नजर आती है. वही सिंसियरिटी, वही पंक्चुअलिटी उनकी लाइव क्लासेस में भी कंटिन्यू बनी हुई है. मैं अप्रिशिएट करूंगी उन बच्चों को. गुड मॉर्निंग सौम्या. गुड मॉर्निंग विकास. गुड मॉर्निंग अंजलि. So I appreciate all those students, those who are continuously appearing in the live class, who are continuously they are uploading their homework. नोट्स एनसीईआरटी से बनाने क्या है? यस रघुवीर, बना सकते हो एनसीईआरटी से. वैसे एनसीईआरटी के नोट्स होते हैं जो मैं बोर्ड पर अवेलेबल कराती हूँ. ठीक है, और इजी लैंग्वेज होता है ताकि आप आसानी से समझ लो. और आप बहुत अच्छा करोगे अगर आप मेरे जो नोट्स हैं और एनसीईआरटी के नोट्स हैं उन्हें कंपेयर करके अपने खुद के नोट्स बनाओगे तो यू विल डेफिनेटली गो टू हाई. ठीक है, इस चीज को समझो. तो आप यहाँ से स्क्रीनशॉट लो, अपने नोट्स प्रिपेयर करो, फिर एनसीईआरटी से मैच करो और उसको अपने हिसाब से आप अपने नोट्स तैयार करो. अपनी लैंग्वेज में लिखोगे, खुद से समझ के लिखोगे तो बहुत अच्छा रहेगा. लाइव लेक्चर तो अटेंड करना ही है, अपनी कंटिन्यूटी आपको बना के रखना है. दोनों के कंबाइन, ये सब फन. ठीक है, एनसीईआरटी की ही आपकी लैंग्वेज होती है, इसीलिए मुझे बार बार अपने नोट्स की तरफ देखना पड़ता है ताकि कुछ मिस ना हो जाए ना. आपकी एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन में लिखवाती हूँ और वही लैंग्वेज आपकी सारी होती है. तो कुछ रहता है तो आप कंपेयर करके उस चीज को लिख सकते हो, कुछ नया ऐड कर सकते हो. दिमाग हाँ, वाईफाई कैच कर लिया था. अब हाँ, अब सही होगी. देख लो, अब नहीं हो रहा होगा वॉइस लेग. ठीक है, तो देखो एक चीज समझो कि एग्जाम की जो टेंशन है ना कि एग्जाम कब होंगे नहीं होंगे, क्या एमसीक्यूज आ रहे हैं, क्या है, वो सब दिमाग से निकाल दो. अपनी नॉलेज आप बिल्कुल परफेक्ट रखो, क्योंकि आगे ऐसा तो है नहीं कि हर साल आपको ऐसे ही प्रमोट कर दिया जाएगा. आगे जाके कभी ना कभी तो एग्जाम फेस करनी ही है ना. कंपटीशन में तो आपको जाना ही है. यहाँ से पास आउट हो जाओगे, कंपटीशन का क्या हो? कंपटीशन तो आपको खुद के दम पर, खुद के नॉलेज के बेस पर फाइट करने हैं. तो उसके लिए आपको अपने नॉलेज को अगर परफेक्ट करना है तो रेगुलर आपको अपनी स्टडीज से जुड़ा रहना है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है. अभी आप लोग घर में हो, ठीक है, आपके घर पे गेस्ट भी कम आते होंगे, आप लोगों को भी कहीं बाहर कभी जाना पड़ता होगा, क्योंकि हमें रेगुलर गाइडलाइंस फॉलो करनी है. इसीलिए तो आपको स्कूल नहीं बुला रहे. तो देखो जो आपका टाइम है ना, जो इतना सारा टाइम आपका बच रहा है, एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आसान. देखो आ जाएंगे आपके पास बोर्ड के पेपर, सैंपल पेपर, ठीक है, सारी गाइडलाइंस आ जाएंगी. अभी मैं वही चीज कह रही हूँ कि आप लिख लेते हो नोट्स, लेक्चर समझ लेते हो, फिर आप एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन पढ़ो. एनसीईआरटी में से ही आपके एमसीक्यूज बनेंगे. एक एक लाइन पढ़ते रहो. जो लाइन हमारे नोट्स में छूट रही है उसे आप नोट डाउन कर लो. समझ रहे हो उस चीज को? तो वहां से लाइन टू लाइन स्टडी करोगे ना तो वहीं से आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे आपके सारे. टेंशन वाली कोई बात नहीं है. अपनी बुक्स का सहारा लो. बुक्स पर अपनी बुक्स को अपना दोस्त बनाओ. ठीक है, अभी जो टाइम है ना उसका यूटिलाइज करो. जो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिला हुआ है उसे वेस्ट ना करो. ठीक है, चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ. तो अब मुझे एक चीज बताओ. यस सनी, गुड मॉर्निंग.
ये जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का कंसेप्ट है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे डेवलप होता है, वो सबका क्लियर है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल में क्या रिलेशन है वो क्लियर होना चाहिए आपका। रिडक्शन पोटेंशियल हायर होगा, लोअर होगा, तो यस ओके अफान। तो रिड्यूसिंग या ऑक्सीडेशन नेचर पर क्या फर्क पड़ेगा? ओके सौम्या, वेरी गुड। ये सारा क्लियर है ना, यही आपकी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस है। आपके जो छोटे छोटे से क्वेश्चंस है ना एमसीक्यूज, वो यहीं से बनेंगे आपके कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल, रिडक्शन पोटेंशियल हायर लोअर, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, कैसे उसको शो करेंगे, वो सारा ये यहाँ से हमारी चैप्टर की प्रिपरेशन हुई। ठीक है ना। अब जो हमारा मेन चैप्टर है कि कैसे आपको तैयार करना है, कैसे आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। ओके सनी, गुड। तो वो सारी चीजें अब स्टार्ट होगी ना, हमारा मेन जो चैप्टर है वो अब स्टार्ट होगा। पर उससे पहले हमने अपना बेस तैयार किया है, हमने समझा है इलेक्ट्रो पोटेंशियल को क्या होता है, कैसे कम ज्यादा होने से इफेक्ट पड़ता है, कैसे डेवलप होता है, वो सारी चीजें हमने क्लियर की हैं। ये सारे टर्म्स हमारे क्लियर है। फन ट्रिक बताने वाली थी मैं, बट मुझे सही समझ में नहीं आया, जैसे कि 2-3 ट्रिक्स थी मेरे पास, उनको एक बार एकदम कंपेल करके फिर मैं अच्छे से आपको समझाऊंगी, तो शायद मंडे हो जाएगा हमें ट्रिक समझने में। लेके सरदार, ये रघुवीर, आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाट यू आर राइटिंग। ठीक है, अभी मेजरमेंट देख लो कि कैसे मेजर करते हैं। अच्छा, लेके बादल सरदार का नाम, लिथियम हो जाएगा और पोटेशियम हो जाएगा, ठीक है, बेरियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, स्ट्रोंशियम हो जाएगा। ओके, अपने हिसाब से भी बना सकते हो। रघुवीर की ट्रिक देख लो, समझा देगा वो सभी को, क्लास के बाद रघुवीर बता देगा सबको। इमेज भेज देंगे, आप व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना, ठीक है। ट्रिक का सस्पेंस बढ़ा दिया। ओके, सस्पेंस जितना ज्यादा होता है तो हम उस चीज को समझने के लिए उतनी एक्साइटेड रहते हैं, और आपको अभी एक्साइटमेंट ही चाहिए अपनी स्टडीज के लिए, ठीक है ना। मंडे को फिर हम बात करेंगे ट्रिक के बारे में। अभी रघुवीर आपसे जब क्लास खत्म हो जाएगी आपकी तो व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देगा, हम देख लेंगे अगर वहां से भी हमें नॉलेज मिलती है, ठीक है। हमें अपने छोटे से, अपने बड़े से, अपने बराबर वालों से, सबसे सीखना चाहिए। नॉलेज हर एक के पास अपनी अपनी नॉलेज होती है, किसी को हमें कम नहीं समझना है। कोई भी आपको कुछ न कुछ डेली लेसन तो आपको सिखाता ही है, आपके लाइफ स्टाइल से रिलेटेड, आप उससे इंस्पिरेशन ले सकते हो, ठीक है। तो रघुवीर आज हमें ट्रिक बताने वाला है, उसको भी हम यूटिलाइज करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम। देखो, पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जनरेट कैसे होता है, जो आपने इलेक्ट्रोड लिया, उस इलेक्ट्रोड को आपने उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया, ये आपका इलेक्ट्रोलाइट है, इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइट में डिप किया और ये उसी मेटल का आपका इलेक्ट्रोड है, समझ रहे हो। जैसे कि हमने कौन सा इलेक्ट्रोड लिया था, हमने जिंक का इलेक्ट्रोड लिया था, तो इलेक्ट्रोलाइट हमने जिंक सल्फेट की फॉर्म में लिया था, समझ रहे हैं इस चीज को। तो जिसका इलेक्ट्रोड है उसी का अगर इलेक्ट्रोलाइट है तो आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बहुत अच्छे से समझ सकते हो, समझो इस चीज को। तो वही इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब इनके पोटेंशियल में डिफरेंस होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड और इसी का इलेक्ट्रोलाइट, तो इनके पोटेंशियल में जब डिफरेंस होता है तो उससे इनका पोटेंशियल जनरेट होता है। पोटेंशियल यानी इनकी पावर, इनके आयंस में डिफरेंस हो जाता है, यहाँ पर कम आयंस, यहाँ ज्यादा आयंस, या यहाँ पर कम आयंस, यहाँ पर ज्यादा आयंस। तो आयंस के बीच में, इनके चार्ज के बीच में डिफरेंस होता है, तो उसी डिफरेंस की वजह से पोटेंशियल जनरेट होता है, तो उसे हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। और उसको स्टैंडर्ड कंडीशन में मेजर करते हैं तो उसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। स्टैंडर्ड कंडीशन सबको पता है, एटीएम की, सॉरी, प्रेशर की क्या कंडीशन है, कंसंट्रेशन की क्या कंडीशन है, टेम्परेचर की क्या कंडीशन है, स्टैंडर्ड, वो हमें याद रखना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वही काम आती है। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हमने एसईपी, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आईयूपीएससी ने क्या कहा, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना कहकर आप कहो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। समझ में आई ये चीज? आईयूपीएससी ने इस टर्म को कहा इसे भूल जाओ और इसे याद रखो, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहो। स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू लोअर होना, इससे इसके रिड्यूसिंग नेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है,
उसकी रिड्यूसिंग नेचर क्या होती है, बढ़ जाती है। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल या कह दो रिडक्शन पोटेंशियल जितना कम होगा, इसकी रिड्यूसिंग नेचर यानी दूसरों का रिडक्शन करने की नेचर इसकी बढ़ जाती है। फन, यस, गुड। अगर इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल हायर है, पॉजिटिव में चला गया, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, पॉजिटिव में आ गया, तो क्या होगा, इसका दूसरों को रिड्यूस नहीं कर पाएगा, ये अब खुद का रिडक्शन करेगा और क्या कहलाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ये चीज समझो, इसे दिमाग में बैठाओ। इसको फिर इनकी ऑक्सीडेशन रिडक्शन से जोड़ो कि खुद का ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इसका रिडक्शन होगा। ये सारी कंसेप्ट ध्यान में रखो, है ना। ये छोटे छोटे से कंसेप्ट है जो आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर में बहुत अच्छी मार्किंग दिलवा सकती है। क्लियर है? आई होप सबका ये सारा कंसेप्ट क्लियर है ना। ऑक्सीडेशन रिडक्शन, किसी का खुद का ऑक्सीडेशन होता है मेटल का, तो वो दूसरों का रिडक्शन करता है और क्या कहलाता है, रिड्यूसिंग एजेंट। और जब खुद का मेटल का रिडक्शन हो रहा है तो इसका मतलब वो दूसरों का ऑक्सीडेशन कर रहा है। खुद का रिडक्शन तो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, तो बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाएगा। ठीक है, उस ऑक्सीडाइजिंग नेचर और रिड्यूसिंग नेचर पर इसके कम या ज्यादा होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब हमने क्लियर कर दिया है। ठीक है मैम, एक बार एसआरपी, यस अंजलि, देखो एसआरपी वही है जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना, वही स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जिसे आप अभी तक इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कह रहे थे। ठीक है, उसको आईयूपीएससी ने, जब आपने स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टर्म बार बार यूज करना शुरू की, तो आईयूपीएससी ने क्या कहा कि आप स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ना कहकर आप क्या कहो, ना तो आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहो ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहो, आपको क्या कहना है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल कहना है। इस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल का वैल्यू जितना कम होगा, जितना लोअर होगा, वो पर्टिकुलर मेटल, जिस मेटल का एसआरपी जितना कम है, वो मेटल बहुत अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरों का रिडक्शन करती है। और जिसका एसआरपी बहुत ज्यादा है, वो दूसरों का रिडक्शन नहीं कर पाती, खुद का रिडक्शन करती है और क्या कहलाती है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाती है। ओके अंजलि, क्या पूछना चाह रहे थे और आप? ठीक है, ओके, ठीक है ना। तो अब चलते हैं आगे, बात करते हैं इस स्टैंडर्ड पोटेंशियल की मेजरमेंट की। पोटेंशियल डेवलप कैसे होता है वो भी हमने देख लिया। चार्ज डिफरेंस हो जाता है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोड और उसकी इलेक्ट्रोलाइट के बीच में चार्ज का डिफरेंस होता है। कभी यहाँ पॉजिटिव बढ़ गया, कभी यहाँ बढ़ जाता है, यहाँ नेगेटिव बढ़ गया तो कभी यहाँ नेगेटिव बढ़ जाता है, तो चार्ज का डिफरेंस हो जाता है दोनों के बीच में, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के बीच में, तो इससे पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। ओके, और उसी पोटेंशियल को हम आगे चल के क्या नाम देने लगे, एसआरपी, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद हमने देखा था कि जो कल ही हमने डिस्कस किया है कि जो एसआरपी है वो इक्वल होता है नेगेटिव ऑफ एसओपी। वैसे तो आप एसआरपी स्टैंडर्ड जो आपको सीरीज बना के दी वो एसआरपी की ही सीरीज है, बट जब आप काम में लेते हो ना इलेक्ट्रोड को आपस में, तो किसी का ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरे का रिडक्शन हो रहा है, तो वहां एसओपी और एसआरपी टर्म यूज कर सकते हो आप। ओके, तो अगर किसी का जो एसआरपी जो दिया हुआ है ना, वो क्या होता है, एसओपी का नेगेटिव होता है। ओके, जैसे जिंक की हमने बात की थी, जिंक ऑक्सीडेशन कर रहा था और इसका ऑक्सीडाइजिंग कितना था, 0.76, नेगेटिव ऑफ 0.76। तो एसआरपी क्या हो जाएगा, इसका एसआरपी पॉजिटिव हो जाएगा, एसआरपी सेम वैल्यू रहेगी, पॉजिटिव हो 0.7। तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं एसआरपी और एसओपी को। ठीक है, और जो सीरीज आपको जमी हुई मिल रही है वो किसकी सीरीज है, एसआरपी की सीरीज है, वहां कोई एसओपी नहीं दिया हुआ, जो सीरीज है आपकी वो एसआरपी की है। एसआरपी किसी का नेगेटिव है, किसी का पॉजिटिव है, उसको एसओपी में कन्वर्ट करो, साइन उसका चेंज कर दो। क्लियर? अब चलते हैं मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मेजर कैसे करोगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, कल भी हमने डिस्कशन शुरू कर दिया था अपना कि जिस तरह से आपको वे मेजर करना होता है, वजन तोलना होता है। आप तराजू लेते हो, एक तरफ आप रेफरेंस बाट रखते हो जो भी आपका वे है, और दूसरी तरफ आप अपना पर्टिकुलर सब्सटेंस रखते हो जिसकी आपको वेइंग करनी है। उसी के रेफरेंस में आप वे करते हो कि हाँ, इससे मेरा जो सब्सटेंस है इसका वजन इस पर्टिकुलर रेफरेंस वेट से कम है या ज्यादा है, तो उसके रेफरेंस में आप बताते हो कि ये इससे इतना ज्यादा है या इससे इतना कम है, ये इसके बिल्कुल इक्वल है। ऐसे हम वे मेजर करते हैं।
तो हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी मेजर करना है, तो उसके लिए भी हमें एक रेफरेंस पोटेंशियल की नीड होगी। आप किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर सकते, मेजर नहीं कर सकते। क्यों नहीं मेजर कर सकते, बताओ क्यों नहीं कर सकते? देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रोड और ये इसका इलेक्ट्रोलाइट, ठीक। अब पोटेंशियल तो जनरेट हो गया, मगर वो पोटेंशियल कितना हुआ उसको मेजर कैसे करोगे कि उसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है कितना है? जनरेट हो गया, आपको पता है कि चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ पर, ठीक है, चार्ज का सेपरेशन हो रहा है, तो उसकी वजह से पोटेंशियल क्रिएट हो गया, इस पर पोटेंशियल जनरेट हो गया। बट कितना पोटेंशियल जनरेट हुआ, कितने वोल्ट्स का पोटेंशियल जनरेट हुआ, वो आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि पोटेंशियल या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स आपको अगर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको कैथोड की भी नीड होती है और एनोड की भी नीड होती है। रिएक्शन आपकी तभी पूरी होती है जब इलेक्ट्रॉन एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस के पास जाते हैं, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन होता है। हाँ रघुवीर, मैंने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बता दिया था, हम उसी की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। एक बार देख ले कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की नीड क्यों हुई, हमें वही चीज हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो हम एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड ढूंढ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि आप किसी एक सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर सकते। क्यों? क्योंकि इसी खुद पर ये जो इलेक्ट्रोड है, ये एक ही मेटल है, ये खुद का ऑक्सीडेशन तो कर लेगा, इलेक्ट्रॉन इसने रिलीज कर दिए, वो जाएंगे आगे, बट आगे कहाँ जाएंगे? किसी दूसरे इलेक्ट्रोड के पास जाएंगे जो यहाँ तैयार हुआ है, इसके पास रिडक्शन करेंगे, ओके। तो फिर इनके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो आप बताओगे कि हाँ जो मैंने सेल बनाया है उसका एक्चुअल में पोटेंशियल इतना है। जैसे कि हमने डैनियल सेल का देखा था 1.1 वोल्ट, उसके लिए हमें जिंक के वोल्ट और कॉपर के वोल्ट की नीड हुई थी, दोनों के वोल्ट की नीड हुई, तभी तो आपको उसका इलेक्ट्रोड या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पता चला था। तो आप दोनों के बीच का डिफरेंस मेजर करते हो, आप किसी एक इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट नहीं कर सकते। ये चीज क्लियर है? तो इसके लिए आपको, जैसे कि मैंने आपको बताया, वेइंग करने के लिए आपको एक रेफरेंस वेट की जरूरत होती है और उससे आप फिर रेफर करते हो और उससे आप कंपेयर करके अपना सब्सटेंस का वजन बताते हो कि इतना है। ठीक उसी तरह पोटेंशियल के लिए आपको एक रेफरेंस पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की नीड थी और उसी रेफरेंस वाले पोटेंशियल से आपने कंपेयर किया अपने दूसरे जो भी आपका इलेक्ट्रोड था उसके पोटेंशियल को और फिर बताया कि मेरे इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल इतना है। क्लियर? तो हर एक इलेक्ट्रोड के लिए कोई नया रेफरेंस तो लेकर आ नहीं सकते, ठीक है। फिर से नए एक्सपेरिमेंट करो तो आपको एक, ठीक है, पूरा यूनिवर्सल एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड बनाना है और उसी रेफरेंस इलेक्ट्रोड से कंपेयर करना है हर दूसरे इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल को, और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड ऐसा होगा जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 होना चाहिए। समझ में आ रहा है? ताकि आपको डिफरेंस कैलकुलेट करने में इजी रहे कि इसका तो 0 होता ही है इस रेफरेंस इलेक्ट्रोड का, बाकी जितना वोल्टेज आ रहा है आपके वोल्टमीटर में वो किसके थ्रू दिया गया होगा? हाँ निकिता, हाइड्रोजन ही लेंगे, वो किसके थ्रू दिया गया होगा? जो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जो आपका इलेक्ट्रोड है जिसका आप मेजर कर रहे हो, सारा वोल्टेज उसी की वजह से आया। ओके, तो हम बात करते हैं we can't calculate the potential of an individual half cell। हम एक इंडिविजुअल, एक अकेले एक हाफ सेल की, हाफ सेल समझते हो, सिर्फ एक सेल की बात कर रहे हैं, पूरी बैटरी की बात नहीं कर रहे। तो एक हाफ सेल मैम हम सिविल स्टैंडर्ड में ही लेंगे ना? यस सनी, हम स्टैंडर्ड कंडीशन ही लेंगे, सारा काम स्टैंडर्ड कंडीशन में हो रहा है। ऐसा नहीं कि हमने अपने हिसाब से टेम्परेचर बढ़ाया घटाया, तो वो आपका काम ही स्टैंडर्ड नहीं होगा, वो आपकी रिएक्शन ही गलत होगी। जब आप स्टैंडर्ड कंडीशन में ले रहे हो तो तभी आपका स्टैंडर्ड पोटेंशियल मेजर होता है। We can't calculate the potential of an individual half cell because reason भी लिखेंगे क्यों? Because charge can't flow on its own।
यानी कि जो चार्ज है ना वो उस अकेले पर फ्लो नहीं हो सकता, उस चार्ज को दूसरे सेल की भी नीड है कि इलेक्ट्रॉन वहां जाए, वहां से फिर इलेक्ट्रिसिटी आए और सारा वोल्टेज आपको दिखाई दे। तो आप एक अकेले इंडिविजुअल जो अकेला आपका हाफ सेल है उसका पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि चार्ज जो है ना, चार्ज जो है वो एक अकेले पर ही फ्लो नहीं हो सकते कि उसी में से इलेक्ट्रॉन गया और उसी के पास आ गया। आपको किसकी नीड है? आपको दूसरे हाफ सेल की नीड है। अब वो हाफ सेल कैसा होगा वो हम देखेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो। We can only measure the difference between the potential of two half cells. ओके, तो आपको दो हाफ सेल चाहिए, दोनों के बीच का डिफरेंस आप कैलकुलेट कर सकते हो, एक अकेले का कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे कि ये एक अकेला इलेक्ट्रोड है, इसने इलेक्ट्रॉन तो लूज कर दिए, बट उसको उन लूज हुए इलेक्ट्रॉन को गेन करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन इससे पैरेलल चाहिए, तभी ये वोल्टेज क्रिएट करेगा, अपना पोटेंशियल बताएगा ये। तो ये चीज समझ में आई ना? ये जो आपने लिखी है ना, कुछ 6-7 लाइनें हमने लिखी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमें बताती हैं कि हम एक अकेले हाफ सेल का पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर सकते। हमें क्यों नहीं कर सकते उसका रीजन देखा कि उसे दूसरा इलेक्ट्रॉन चाहिए, अपना दूसरा इलेक्ट्रोड चाहिए अपना चार्ज फ्लो करने के लिए। और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम दो इलेक्ट्रोड के बीच का डिफरेंस मेजर कर सकते हैं। यहां तक पहुंचे आप, आगे चलेंगे। To measure the electrode potential, we need a reference electrode. We need a reference electrode. So that we can determine the potential of electrode with respect to it. बताओ ये समझ में आया आपको? आपको क्या नीड है? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड चाहिए ताकि आप उस रेफरेंस इलेक्ट्रोड के रिस्पेक्ट में उसके साथ कंपेयर करके अपने इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सको। और यहां से अब स्टार्ट होता है हमारा मेन टॉपिक, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जिसे हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं? शी बोलते हैं, SHE, शी कहलाता है ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सारी कंडीशन स्टैंडर्ड होती हैं। हाँ हर्षित, रेफरेंस में हम हाइड्रोजन इसलिए लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना वो 0 होता है। हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 होता है, तो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, जो भी वोल्टमीटर में रीडिंग आएगी, वो सारी किसकी वजह से होगी? जो इंडिविजुअल हाफ सेल है आपका उसकी वजह से होगी। इसीलिए आप 0 पोटेंशियल वाला हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हो। क्लियर हुआ ना हर्षित? टेल मी। हम कोई दूसरा इलेक्ट्रोड नहीं लेते, हम हाइड्रोजन ही लेते हैं क्योंकि हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 होता है।
क्लियर? देखते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड या शी इसे हम कहेंगे। स्टैंडर्ड नाम आते ही सारी कंडीशन स्टैंडर्ड हो जाएंगी। मैम शी किसकी तरह एक्ट करेगा? यस अंजलि, यू आर राइट। शी जो है स्टैंडर्ड कभी तो एनोड की तरह काम कर लेता है, कभी कैथोड की तरह। अब देखो इसका पोटेंशियल 0 होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। मान लो कोई दूसरा इलेक्ट्रोड आपने लगाया सेल में, उसका पोटेंशियल इससे कम आ गया, माइनस में आ गया, जैसे कि जिंक का था 0.76 आ गया और किसी का 0.34। समझ में आ रहा है ना ये चीज? तो उस टाइम तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा? जिसका पोटेंशियल कम आ रहा है, 0 हायर है ना देन द एज कंपेयर टू द नेगेटिव नंबर, 0 की वैल्यू हायर है। तो आप कंपेयर करो, ये पोटेंशियल कम है और ये पोटेंशियल हायर है, तो आप क्या कहोगे? ये जिंक हो गया आपका, ये कॉपर हो गया, ठीक है। जिसका पोटेंशियल कम है वो एनोड की तरह और जिसका पोटेंशियल हायर है वो कैथोड की तरह। तो इस केस में जब आप जिंक ले रहे हो तो इस केस में आपका हाइड्रोजन कैसा काम करेगा? कैथोड की तरह, और यहाँ पर आपका जिंक एनोड की तरह काम करेगा। फिर अगर आप ये वाला कॉम्बिनेशन लेते हो, ये वाला कॉम्बिनेशन लेते हो कॉपर और हाइड्रोजन का, कॉपर का कितना आ रहा है 0.34 और हाइड्रोजन का 0 आ रहा है, तो इस केस में 0 की वैल्यू कम है पॉजिटिव नंबर से, तो यहाँ पर जो शी जो है, जो हाइड्रोजन है, वो एनोड की तरह काम करेगा और ये कैथोड की तरह काम करेगा। यस, ओके। तो ये इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन की ये दोनों की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। इस ची की यही स्पेशलिटी है कि इसका एसआरपी भी होता है, एसओपी भी, ठीक है। जहां कम ज्यादा हुआ वो अपने हिसाब से हम देख लेते हैं। ओके, तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हम बात कर रहे हैं। पहले इसके फीचर्स देख लेते हैं, फिर इसके बाद इसकी वर्किंग देखेंगे कैसे ये वर्क करता है। तो सबसे पहले तो देखो, इट वर्क इन स्टैंडर्ड कंडीशन। स्टैंडर्ड कंडीशन सभी को पता है। स्टैंडर्ड कंडीशन कंसेंट्रेशन 1 मोलर होती है और प्रेशर 1 atm होता है, और उसके अलावा अगर टेम्परेचर देखो तो 298 केल्विन या 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री काम करती है आपकी, वो स्टैंडर्ड कंडीशन हो गई। फिर उसके अलावा शी असाइन टू 0 पोटेंशियल। कितना होता है इसका पोटेंशियल? 0 होता है। इट कैन, या शी लिखो, शी कैन वर्क एज एनोड एज वेल एज कैथोड की तरह भी काम करता है। फिर आप लिख सकते हो शी यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड, रेफरेंस इलेक्ट्रोड। ओके, स्टैंडर्ड कंडीशन आपसे पूछे तो लिख सकते हो स्टैंडर्ड कंडीशन भी क्या क्या है आपकी। स्टैंडर्ड कंडीशन देखो, प्रेशर हो जाएगा 1 atm, कंसेंट्रेशन हो जाएगी 1 मोलर, टेम्परेचर हो जाएगा 298 केल्विन। ये स्टैंडर्ड कंडीशन है शी के लिए। अब शी का स्ट्रक्चर कैसा होता है वो हम देखेंगे। इसे नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका फास्ट। हाँ, हर एक टेम्परेचर पर 0 होता है, बट काम जो कर रहे हैं ना हम शी को यूज कर रहे हैं वो स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर यूज कर रहे हैं। शी का पोटेंशियल 0 ही होता है। हमने शी के पोटेंशियल के आगे कोई स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं लिखी ना, 0 होता है। लिख लो इधर, एट एवरी टेम्परेचर।
हर एक टेम्परेचर पर इसका पोटेंशियल 0 ही होता है, बट जब आप इसे यूज कर रहे हो ना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए, तो आपको क्या करना होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन अप्लाई करनी होती है। सॉल्यूशन बॉयल कैसे करेगा? बताओ सॉल्यूशन कैसे बॉयल करेगा प्रेशर बढ़ाने पर? टू 298 तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर। मैम हाइड्रोजन का पोटेंशियल 0 कैसे होता है वैष्णवी? ये यूपीएससी ने अपने कन्वेक्शन के थ्रू बताया है कि इसका पोटेंशियल 0 ही होता है। जिस मेटल का पोटेंशियल इससे हायर है किसी का इससे लोअर हो सकता है, ठीक है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है। देखो ये सारी कंडीशंस जो है ना, 25 डिग्री सेंटीग्रेड 298 का हिसाब लगा लो कितना हो रहा है, 25 ही हो रहा होगा। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की कैलकुलेशंस होती है, ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, इसकी वर्किंग एक बार देख लेते हैं। स्टैंडर्ड हमें समझ में आ गया, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसका पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है। ये हमें डिटरमाइन करके दिया गया है कि इसका पोटेंशियल 0 ही आता है। अब जो दूसरा आप सेल लगाओगे इसके साथ, जो वोल्टेज आएंगे ना वो दूसरे सेल की वजह से होंगे, क्योंकि इसका पोटेंशियल हमेशा 0 होता है, टेम्परेचर बढ़ाओ घटाओ कितना भी करो, बट हमें काम अपना स्टैंडर्ड कंडीशन पर करना है। ओके तो यहां देखो, एक सेकेंड ना, मैं आपको देखो, ये प्लेटिनम का वायर है, ये आपका HCl सॉल्यूशन है, HCl सॉल्यूशन। क्या कंसेंट्रेशन होगी इसकी? 1 मोलर कंसेंट्रेशन। 1 मोलर कंसेंट्रेशन का HCl सॉल्यूशन आपने लिया, ये आपका प्लेटिनम वायर है, यहां लिख दो सर, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा प्लेटिनम, और कैसा इलेक्ट्रोड? इनर्ट इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा। HCl ही क्यों लिया सनी? क्योंकि हमें हाइड्रोजन गैस पास करा दी ना, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो हमने HCl का सोल्यूशन लिया है यहाँ पर, ठीक है। जिसका ये जो हाइड्रोजन गैस पास कराओगे ना, ये इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगी। ये जो प्लेटिनम आपने लिया है ना यहाँ पर, ये प्लेटिनम एक इनर्ट इलेक्ट्रोड है, यानी ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो करवाएगा, चार्ज का फ्लो करवाएगा, ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा प्लेटिनम। प्रोकोविन 0.5 मोलर H2SO4, आप तो कंसेंट्रेशन ही डिस्टर्ब कर रहे हो। 1 मोलर कंसेंट्रेशन लेंगे, यस सौम्य, जहां से हाइड्रोजन या H+ आयन रिलीज होते हैं हम वो इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं। यहाँ पर आप H2SO4 यूज कर सकते हो 1 मोलर कंसेंट्रेशन का, ओके। कंसेंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होगी, जहां भी H+ रिलीज हो आप वो ले सकते हो, क्योंकि यहाँ हमें काम किससे है? H+ आयन से, ओके। अब यहाँ आप जैकेट में, ये आपकी ग्लास जैकेट है, ये आपकी ग्लास जैकेट है, यहाँ पर आप हाइड्रोजन गैस पास कराओगे, H2 गैस 8 1 APM, ओके।
मैम 1 मोल H2SO4 तो 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन देंगे। यस सनी, गुड 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 गुड, वेरी गुड। तो वहां पर फिर कंसेंट्रेशन डिस्टर्ब होगी ना हमारी, हमें 1 मोलर कंसेंट्रेशन ही तो लेनी है। बताओ फिर H2SO4 कैसे यूज करोगे? H+ की होगी ना कंसेंट्रेशन, यस H+ की ही कंसेंट्रेशन चाहिए। ठीक है, तो H2SO4 तो हमारा कैंसिल हो गया। एसिडिक एसिड यूज नहीं कर सकते, आपको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यूज करना है। एसिडिक एसिड तो वीक इलेक्ट्रोलाइट है, वो H+ देने में थोड़ा सा हमें, हाँ वीक है तो वो वर्किंग नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, तो H2SO4 भी कैंसिल हुआ हमारा, कंसेंट्रेशन डिस्टर्ब हो रही है। ठीक है, तो आप 1 मोलर HCl के साथ ही चल रहे हो। ओके, अब यहाँ पर आपने ये प्लेटिनम वायर लिया है, इलेक्ट्रोड की तरह काम करेगा, बट कैसा इलेक्ट्रोड? इनर्ट इलेक्ट्रोड। इससे पहले आपने जिंक देखा, आपने कॉपर देखा, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहे थे? ये एक्टिव इलेक्ट्रोड की तरह बिहेव कर रहे थे। ये खुद भी पार्टिसिपेट कर रहे थे रिएक्शन में, अपना ऑक्सीडेशन रिडक्शन कर रहे थे। ठीक है, डिस्कशन बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। यही आपके सारे कंसेप्ट भी क्लियर हो रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हो, वेरी गुड। ठीक है, H2SO4 H+ H2SO4 नेगेटिव, बट इससे H+ तो 2 मोलर मिलेंगे ना। अगर आप 1 मोल लेते हो तो आपको 2 मोल ऑफ H+ मिलेंगे वैष्णवी, 2 H+ मिलेंगे। हाफ मोल ले सकते हैं ना? हाफ मोल नहीं, कंसेंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, स्टैंडर्ड कंडीशन में लेना है। कंडीशन स्टैंडर्ड लेनी है, 1 मोलर कंसेंट्रेशन लेना है। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड हुआ। H2S गैस आप यहाँ से पास करा रहे हो, और क्या क्या नीड है आपको? HCl सोल्यूशन हो गया आपका। ठीक है, अब यहाँ से आपने H2S गैस पास कराई। अब दो काम हो गया आपके पास, H2 जैसे ही अंदर जाएगा, या तो हाइड्रोजन गैस टूटेगी, अपना ऑक्सीडेशन करेगी, H+ में कन्वर्ट होगी, या फिर ये जो सोल्यूशन में H+ पड़े हुए हैं, ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे। H2SO4 तो सोल्यूशन को नेगेटिव चार्ज कर देगा। सोल्यूशन तो नेगेटिव Cl- की वजह से भी हो रहा है, Cl- की वजह से भी हो रहा है ना सोल्यूशन तो नेगेटिव। ठीक है, अब देखो ये जो वायर है, यहाँ पर आपने क्या जोड़ा हुआ है? ये वोल्ट मीटर जोड़ा हुआ है। इस वोल्ट मीटर में जो भी वोल्टेज आएगा, ठीक है, इसको पता है कि इसका वोल्टेज तो कितना है? 0 है आपके शी का वोल्टेज, और यहाँ पर आप जो भी दूसरा इलेक्ट्रोड जोड़ोगे, ठीक है, इस वोल्ट मीटर में रीडिंग उसी की वजह से आएगी। ओके, तो आप इस तरह से दूसरे इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेजर कर सकते हो विद रिस्पेक्ट टू द शी। इसे इलेक्ट्रोड लिख लो, वो इलेक्ट्रोड जिसका पोटेंशियल आपको मेजर करना है, वो चीज तो अलग से लिखिए। ये आपका शी हो गया। ओके, अब ये शी क्या करता है? दो काम करता है, खुद का ऑक्सीडेशन भी कर रहा है। प्लेटिनम का इसलिए लिया है क्योंकि प्लेटिनम आपको पता है नोबल मेटल्स होती हैं, बहुत कभी से रिएक्ट करती है ना, नोबल मेटल्स रिएक्ट नहीं करती है, तो यहाँ पर हमें इसीलिए इनएक्टिव मेटल चाहिए जो कि रिएक्ट ना करे। आप सिल्वर भी ले सकते हो, हाँ प्लेटिनम इनर्ट है, आप सिल्वर का इलेक्ट्रोड भी ले सकते हो यहाँ पर। क्लियर? हमें रिएक्शन किसकी करवानी है? इस गैस इलेक्ट्रोड की और इस H+ सोल्यूशन की रिएक्शन करानी है। ठीक है, तो देखो जैसे ही आप H2 गैस पास करते हो, प्लेटिनम सिर्फ सरफेस अवेलेबल करा रहा है, चार्ज फ्लो के लिए अपनी सरफेस दे रहा है। प्लेटिनम कुछ काम नहीं करेगा यहाँ पर। ठीक है, प्लेटिनम इनर्ट इलेक्ट्रोड है, सिर्फ चार्ज का फ्लो करवा रहा है ये, और कोई काम नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो आप लिख सकते हो, एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो फिर लिखते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अपने हिसाब से बना लेना फिर। इससे ये जो है आपका प्लेटिनम ब्लैक है, प्लेटिनम ब्लैक। प्लेटिनम ब्लैक क्या होता है? पाउडर्ड प्लेटिनम होता है, फाइनली डिवाइडेड। हाँ, प्लेटिनम की सरफेस है तो H2, प्लेटिनम के सरफेस पर तो H2 इकट्ठे हो जाएंगे। ये सरफेस पर इकट्ठे नहीं होंगे, ये तो अपना काम कर रहा है, ये यहाँ से सरफेस अवेलेबल करा रहा है, हाइड्रोजन गैस जा रही है यहाँ से,
ठीक है, और यहाँ पर सारा काम हो रहा है। ये जो प्लेटिनम है ना, ये सिर्फ चार्ज फ्लो का काम करवा रहा है। ओके, और ये प्लेटिनम फाइनली डिवाइडेड है, ठीक, पाउडर्ड फॉर्म में है और अपनी सरफेस अवेलेबल करा रहा है। किस लिए? चार्ज की सेपरेशन के लिए, चार्ज के इकट्ठा होने के लिए, खुद रिएक्ट नहीं कर रहा है। ये जो फाइनली डिवाइडेड पाउडर्ड फॉर्म में लगा हुआ है यहाँ पर। और जितना ज्यादा पाउडर्ड फॉर्म में आप किसी मेटल को लेते हो, उतनी ज्यादा उसकी सरफेस अवेलेबल होती है फॉर रिएक्शन। ये क्लियर हुआ? यस। इसको एनोड पे लेंगे ना, सी को? ये कौन सा? सी को मैंने कहा दोनों तरह से काम। किसमें? अपन किसी का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उसका फुल सेल पड़ेगा, तो इसको एनोड पे लेंगे कैथोड पे? किस केस में? आप तो सिर्फ इसको लगा दो, ठीक है। आपने यहाँ पर तो शी लगाया और दूसरी तरफ वोल्टेज के थ्रू आपने दूसरा इलेक्ट्रोड जोड़ दिया। अब वोल्टेज में जो रीडिंग आएगी ना, उससे आपको पता चलेगा कि इस पर क्या रिएक्शन हुई थी। क्या इसने एनोड की तरह काम किया, क्या इसने कैथोड की तरह काम किया? समझ में आया भावेश? यस। जो वोल्टेज में रीडिंग आई ना, वोल्टेज में जो रीडिंग आएगी वो जो आपने इलेक्ट्रोड लगाया उसी की रीडिंग होगी, तो उससे आपको पता चलेगा कि किसकी तरह इसने काम किया है। तो हमें प्लेटिनम ब्लैक अपनी सरफेस प्रोवाइड करा रहा है ना, ये तो चार्ज फ्लो करवा रहा था और जो वायर था उसने तो चार्ज का फ्लो करवाया, और जो प्लेटिनम ब्लैक की आपने नीचे स्ट्रिप लगाई है वो अपनी सरफेस अवेलेबल करा रहा है ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के लिए। यहां लिख लो, when she works as एनोड। एनोड की तरह काम करेगा, यानी इसका क्या होगा? शी का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। तो देखो कैसे लिखोगे आप इसको, कैसे रिप्रेजेंट करोगे? प्लेटिनम सॉलिड फॉर्म में है, सिंगल वर्टिकल लाइन, ऑक्सीडेशन होना है हाइड्रोजन का, तो पहले H2 गैस आएगी और फिर H+ एक्वस पोजीशन में आएंगे। इस तरह रिप्रेजेंट करोगे आप। कब रिप्रेजेंट करोगे? जब ये एनोड की तरह काम कर रहा है, शी। ओके, और दूसरा काम है when she used as कैथोड। जब ये कैथोड की तरह काम करेगा तो यानी इसका रिडक्शन होगा। इट मींस H+ पहले आएंगे और H2 गैस बाद में आएगी। यहाँ प्लेटिनम इलेक्ट्रोड सॉलिड फॉर्म में था, उसके बाद H+ आयन से एक्वस में, वो रिडक्शन करके किसमें कन्वर्ट हो गए? H2 गैस में कन्वर्ट। ये है रिप्रेजेंटेशन शी इलेक्ट्रोड का। अंजलि क्या पूछ रहे हो? अंजलि ऑब्वियसली देखो कैसे पता चलेगा, आपको पोटेंशियल पता चल गया तो इसका मतलब क्या है? उसका 0 था, पोटेंशियल हायर में आया, पॉजिटिव में आया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव में आ रहा है यानी कि जो आपका जो हाइड्रोजन है उसका तो ऑक्सीडेशन हुआ होगा, और जो आपने दूसरा इलेक्ट्रोड लिया है पोटेंशियल उसकी वजह से आया है, ज्यादा है, तो इसका मतलब उस पोटेंशियल का उस इलेक्ट्रोड का रिडक्शन हुआ होगा। तो वो इस तरह से लिख सकते हो। तो वहां एनोड ने तो इस तरह काम किया, हाइड्रोजन ने एनोड की तरह काम किया है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, और अगर हाइड्रोजन ने कैथोड की तरह काम किया है तो आप ऐसे रिप्रेजेंट करो। क्लियर हुआ? सनी रघुवीर, ऑक्सीडेशन होगा तो H+ आएंगे ना, H+ लिख लो ना। 2 लिखकर क्या करोगे आप? सिर्फ कंसेंट्रेशन इसके 2 या ऐसा कुछ है ना, मॉल्स नहीं लगाते हैं, सिर्फ आप सिंपल ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ तो आपको ये भी नहीं पता कि प्लेटिनम किस तरह से रिप्रेजेंट हो रहा है, या प्लेटिनम के 2 लिखोगे या 3 लिखोगे, कितने मॉल्स लिखोगे, सिर्फ H+ लिखो। बैलेंस की जरूरत नहीं होती है। ओके रघुवीर? प्लेटिनम हाइड्रोजन की तरफ आएगा, प्लेटिनम पहले ही आएगा, ठीक है। प्लेटिनम को सॉलिड के फॉर्म में पहले ही लिखोगे, और अगर ये एनोड की तरह काम कर रहा है यानी हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ऐसे करोगे, पहले हाइड्रोजन गैस आई फिर H+ में कन्वर्ट हुई, ठीक है। और अगर हाइड्रोजन कैथोड की तरह काम कर रहा है यानी हाइड्रोजन का रिडक्शन हो रहा है, इसका मतलब पहले H+ आयन से जो सोल्यूशन के वो किस में कन्वर्ट हुए? H2 में कन्वर्ट हुए। क्लियर हो गया ये कंसेप्ट सभी का? तो इस तरह से हम शी को रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा।
प्लेटिनम इलेक्ट्रोड की जगह कोई दूसरा इलेक्ट्रोड बताया ना मैंने आपको हर्षित, सिल्वर ले सकते हैं। ठीक है, हम वो इलेक्ट्रोड ले सकते हैं जो इनर्ट होते हैं, आप सिल्वर का इलेक्ट्रोड ले सकते हो। क्लियर? तो स्क्रीनशॉट लो इसका, अपने नोट्स तैयार करो और कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो मुझसे व्हाट्सएप पर।